ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया था ना, इवेपोरेशन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है ना। उसमें हम लोग बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है कि मतलब तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, अगर हमारा लिक्विड है, ठीक है, अगर हमारा लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड को दबा कर कौन रखा हुआ है, ऊपर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मान लो कि 1 atm है, तो बॉयल करने का मतलब कि ये जो है ना ऊपर उछलना चाहिए लिक्विड, है ना। तो ये लिक्विड तब उछलेगा ना जब नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से ज्यादा हो जाए या फिर इक्वल हो जाए। तो अगर ऊपर से 1 atm प्रेशर पड़ रहा है ना, तो नीचे भी इतना इसको उबालना पड़ेगा, इतना मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा कि नीचे से भी प्रेशर 1 atm हो जाए। जैसे 1 atm होगा ये उबलना शुरू कर देगा। मतलब कहने का मतलब किसी तरह इसका जो वेपर प्रेशर है ना, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग को 1 atm करना है, तो इस केस में वो उबलने लगता है। अब जब हम लोग लिक्विड में कुछ मिला देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर NaCl या कुछ मिला दिए, तो उस केस में क्या होता है कि वेपर बनाने का इसका कैपेसिटी जो है ना घट जाता है, क्योंकि आधा स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेता है NaCl या जो कुछ भी हम लोग मोलिक्यूल डाले हुए हैं वो। तो उस केस में अब क्या करना होता है कि अधिक वेपर बनाने के लिए 1 atm तक पहुंचाने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जा करके उतना वेपर बन पाता है, क्योंकि अभी तो वेपर कम बनेगा ना, उसका स्पेस कम हो गया। तो उस वेपर के प्रेशर को फिर से 1 atm पहुंचाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। अगर 100 डिग्री है तो अब हम लोग को 110 डिग्री पर गर्म करना पड़ेगा। A boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर हम लोग के लिक्विड का प्रेशर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है। The boil of the solution of the related temperature will be higher, so there will be a rise in the boiling point। तो अब ये जो बॉयल करेगा ना वो थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये सब देखे थे हम लोग पिछला क्लास में। द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी, कितना इंक्रीज करेगा, तो टीबी माइनस टीबी नॉट कर दो। टीबी क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा तुम्हारा इसका सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन मतलब नमक या चीनी डाल देने के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, आई होगा प्योर सॉल्वेंट का, इसका थोड़ा सा कम होगा ना। जैसे इसका 110 तो इसका 100, तो 110 में से 100 हम लोग घटा देंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ये सब किए थे हमको लग रहा है, डेल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है कि जो टीवी होगा ना, जो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, वो डिपेंड करेगा किस चीज पर, एम पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर एम क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी मतलब कि नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पार्टिकल, जितना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल होगा ना उतना ज्यादा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। जितना तुम NaCl जितना चीनी डालोगे उतना जगह वो स्पेस छेक लेगा, जितना स्पेस छकेगा बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा उतना हाई होगा। तो डेल टीवी सॉरी टीवी हम लोग का जो डिपेंड कर रहा है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एम पर। तो डेल टीवी भी हम लोग का एम पर ही डिपेंड करेगा, है ना। डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, अगर टीवी बढ़ेगा तो डिफरेंस बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दे तो डेल टीवी डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा केवी इंटू एम का। केवी इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो 2-3 इसका नाम है केवी का। इबुलियोस्कोपिक ये तो नाम है ना केवी का, केवी को ही 2-3 नाम से बोलते हैं। अब यहाँ पर एम निकालने का तरीका क्या था, एम था यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट W2/M2, है ना। और यहाँ पर वेट ले लिए किलोग्राम में, टोटल वेट। तो यहाँ पर 1000 ऊपर चला जाएगा ना, नीचे है तो आएगा ऊपर। ये तुम्हारा आ रहा है W2/M2 डिवाइड W1/1000।
1000 बटा W1, ये तुम्हारा फाइनल आ रहा है m का वैल्यू। अब m का वैल्यू ऊपर में रख दो। डेल टीवी क्या था? डेल टीवी था हम लोग का ऊपर में इक्वल टू kv इंटू एम ना। तो m का वैल्यू अगर रख देंगे तो kv इंटू इतना बन जाएगा। और यहाँ से अगर m2 निकालने के लिए दे दे, ठीक है, मोलिकुलर मास सॉल्यूट का, तो हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो फार्मूला हम लोग का हो गया। यहाँ पर हम लोग डेल टीवी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, और डेल टीवी से ही केवी भी डेल टीवी से निकल जाता है, तो m2 भी वहीं से निकल जाएगा। केवी निकालने के लिए अगर केवी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? आर एम इंटू टी वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1000। क्या बोलो? ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, टी वी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू इतना। ये तुम्हारा डेल एच यहाँ पर ये जो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। ये सब गिवन रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन में। आर का वैल्यू तो 8.314 होता ही है ना। हाँ, एक केवी निकालना, ऊपर में केवी का जरूरत पड़ रहा था ना, टीवी निकालते समय जरूरत पड़ रहा था एक केवी का। केवी निकालने के लिए अगर केवी डायरेक्ट दे दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर केवी नहीं दिया तो उस केस में फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा। पर है ये वाला है ना, केवी इंटू एम। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिखा दिया है, ठीक है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का दिखाया है और सॉल्यूशन का दिखाया है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या हो गया? यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का अगर यहाँ पर देखोगे, किसी एक टेम्परेचर पर देखोगे ना, ये हमारा टेम्परेचर है टीवी, तो टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 atm प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब 1 atm प्रेशर इस टेम्परेचर पर पहुंच जा रहा है ना। इतना इस टेम्परेचर पर अगर मान लो यहाँ पर 100 होगा, तो इतना गर्म किए तो 1 atm पहुंच गया। लेकिन अगर तुम नमक डाल दिए हो ना, तो सब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। नमक का वेपर प्रेशर अभी इतना ही है, अभी 1 atm नहीं पहुंचा है, तो फिर तुमको एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओ, तो अब जाकर के इसका 1 atm पहुंचेगा, तब ये बॉयल होगा। ये चीजें बता रहा है। इसमें इतना था ना, ये वाला लगता है कंप्लीट किए थे ना पिछला दिन, ये नहीं हुआ था कंप्लीट। ओ अच्छा, लास्ट में पूछ रहा था तुम ग्राफ ये सब क्या बना हुआ है। उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट इसका डाउन हो जाएगा। पहले अगर मान लो कि 0 डिग्री पर जम रहा था ना, अब इसको जमने के लिए थोड़ा सा और -2 डिग्री -3 डिग्री ऐसे करके करना होगा, तब जाकर के वो जमेगा। अगर उसमें हम लोग कुछ मिला देते हैं तो। एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट देखो तब होता है ना, जैसे मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो जम जाएगा, है ना, सॉलिड बन जाएगा। तो एक सॉलिड का अपना वेपर प्रेशर होता है और एक लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर सॉलिड का जब खत्म होता है ना, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कि कोई चीज है, कोई भी सॉल्वेंट दिया हुआ है, और उसका जो वेपर प्रेशर है ना, वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जम गया हो। लिक्विड का एक तो अपना देखो, लिक्विड का 3 फेज होता है ना, एक होता है सॉलिड और एक तो लिक्विड और एक तो गैस। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग तब बोलते हैं जब लिक्विड का वेपर प्रेशर तुम्हारा इक्वल हो जाता है 1 atm के, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। बर्फ तब बनता है ना, ये पानी, इस पानी के वेपर प्रेशर को डाउन घटाओ, घटाते 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 यहाँ पर लेकर के आ जाओ, यहाँ पर लेकर के आ जाओगे ना, तो इसका वेपर प्रेशर बर्फ के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन इस तरह से कर दिए ना कि सॉलिड स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर होता है ना, अगर उस वेपर प्रेशर को कोई लिक्विड गेन कर लेता है, हम लोग बोलेंगे कि वो फ्रीज हो गया, जम गया, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as the temperature at which vapor pressure of the substance in its liquid phase, ठीक है, लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। लिक्विड में जो वेपर प्रेशर है ना, वो अगर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो चीज जम गया, है ना, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा लिक्विड से, और उतना कम पहुंच जाएगा तो फिर उसको जमना है। When a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decrease। जब नॉन वोलेटाइल कोई भी चीज डालेंगे तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होना ही होना है। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जगह उसका कम हो जाता है।
and now it would become equal to that of the solid solvent at lower temperature, thus the phasing point of the solvent decreases। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसके सॉलिड जो है, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर और डाउन चला जाएगा। तो अब बर्फ बनाने के लिए तुमको एक्स्ट्रा ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ पर डेल टी एफ होगा ना, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एफ जीरो माइनस टी एफ। यहाँ पर टी एफ जीरो है फेजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। किसका ज्यादा रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा रहेगा ना, और तुम्हारा जो सॉल्यूशन है उसका कम जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े कि मतलब वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा सॉलिड पार्टिकल को डालने से, और सॉलिड पार्टिकल को डालने से अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो सॉलिड होगा उसका भी वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो अभी सॉल्वेंट का जो है ना वो थोड़ा सा हाई रहेगा और जो मिक्सचर है उसका थोड़ा सा कम रहेगा। कहने का मतलब अगर सॉल्वेंट का 0 है तो शुगर मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इस तरह से डाउन हो जाएगा। मतलब फेजिंग पॉइंट घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जा रहा है वेपर प्रेशर की वजह से। सारा कुछ वेपर प्रेशर की वजह से हो रहा है। ठीक है, हमारा जो टीएफ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फिर से वही कहानी है पिछला वाला में जो था, उसमें टीबी था, टीबी को बस रिप्लेस कर दो टीएफ से। अब जितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल डालोगे टीएफ तुम्हारा उतना ज्यादा होगा, है ना। वेपर प्रेशर उतना ज्यादा कम होगा और तुमको उतना ही फेजिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। टीएफ इज द फेजिंग पॉइंट ऑफ और मोलर डिप्रेशन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन। नहीं समझ रहे, दो साइड मतलब क्या, दो साइड क्या है, मान लो कि यहाँ पर लिक्विड है, हम प्योर लिक्विड लिए और इसमें तुम मिक्सचर नहीं डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो फिर तो सॉल्वेंट ही रह गया, फिर तो जितना था उतना ही रहेगा, 0 डिग्री का 0 डिग्री ही रहेगा उसका फेजिंग पॉइंट। नहीं, पानी तुम कितना भी ले लो, 0 डिग्री उसका फेजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री ही रहेगा ना। पानी कितना भी ले लो, वॉल्यूम से क्या मतलब है। देखो यहाँ पर 1 लीटर पानी है, तुम 0 डिग्री दिया, ठीक है, फिर से तुम 1 लीटर और पानी मिला दिया, ठीक है, तो तुम 1 लीटर और पानी डाला तो इसका भी तो तुम 0 डिग्री टेम्परेचर करोगे ना, इसका भी तो 0 डिग्री करोगे। ऐसा तो नहीं कि इसका टेम्परेचर फिर नहीं घटाओगे। ये तुम 10 डिग्री पर डालोगे तो 10 डिग्री पर फिर थोड़े फ्रीज होगा, जमेगा। ये तो नहीं, देखो हम बता रहे हैं, जैसे ये तुम पानी यहाँ पर डाला, ठीक है, 0 डिग्री कर दिया, ये तो फ्रीज हो गया, जम गया। अब तुम एक्स्ट्रा पानी डाल रहे हो जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, वो मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो फिर तो एवरेज 5 डिग्री होगा, फिर ये थोड़ी रहेगा बर्फ फेज में। तुमको इसका भी 0 करना पड़ेगा, दोनों का 0, उसके बाद मिलाओ, तब वो बर्फ का बर्फ ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें तुम नमक दूसरा चीज डाल रहे हो तब वो अप्लीकेबल होगा। अगर नमक डाल दी तब 0 डिग्री पर, यहाँ पर बर्फ, ठीक है, बर्फ है, बर्फ में थोड़ा सा नमक मिला दो तो पिघल जाएगा वो, टेम्परेचर को फिर और डाउन करना पड़ेगा उसको जमाने के लिए, ये वो बता रहा है। अब बाकी कैलकुलेशन सब वैसे ही है जैसे पिछला वाला में था। एम निकालने के लिए वही W2/M2 और W1/1000, TF निकालने के लिए KF × W2, ये सारा कुछ वही रहेगा। M2 निकालना है तो फिर वैसे ही निकाल लेंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है। KF के लिए अगर डायरेक्ट दिया हुआ है KF तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो जैसे पिछला में था RM × TF, उसमें TB था ना, यहाँ पर TF यूज हुआ है, यहाँ पर डेल H हो जाएगा, तो सारा कुछ पिछला जैसा ही है। H होगा ना, डेल H होगा, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसको बोलते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, फेजिंग टेम्परेचर हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, डेल H फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, ये सब गिवन रहेगा, वहां से हम लोग पुट कर देंगे। ये तुम्हारा देख लो, इसका जूल पर केजी। एनर्जी का होता है, हीट का ना, डेल H हीट ही तो है, डेल H तो हीट ही है हम लोग का। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सॉलिड और इस ग्राफ को समझना है, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर कहाँ पर दिखाया गया है। ये तुम्हारा लिक्विड है ना, लिक्विड का वेपर प्रेशर, और ये तुम्हारा सॉलिड का ना, ये तुम्हारा सॉलिड है और ये लिक्विड है। इसका भी यहाँ पर देखो, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर ये जम गया है ना। अब इसको जमाने के लिए लिक्विड अभी नहीं जमा है इस टेम्परेचर पर, ये तो सब जमा था ना, ये सॉलिड लिया है TF को, हाँ, TF तो बहुत जमा हुआ है सर। TF तुम्हारा
यहाँ तक है ना, ये पूरा ये तो हम बनाए ना सर अभी। वेपर प्रेशर है। इस पॉइंट पर हमारा लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर ये सॉलिड है तुम्हारा। इस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड दोनों जम रहा है। ये वाला जो वेपर प्रेशर है ना, सॉलिड भी यहाँ पर जमा हुआ रहेगा, लिक्विड भी यहाँ पर जमा हुआ रहेगा। यहाँ पर ये तब है ना, अभी देखो ये टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर अभी हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड फेज में है। अभी हमारा सॉल्वेंट सॉलिड फेज में है। अब टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटा के थोड़ा सा यहाँ पर लाओ तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा उस फेज में। यहाँ पर जो तुम्हारा है ना, अभी देखो अभी लिक्विड का वेपर प्रेशर ए वाला दिखा रहा है, ऊपर वाला लाइन, नीचे वाला लाइन सॉलिड का वेपर प्रेशर दिखा रहा है। तो सर सॉलिड जैसे ये जो टीएफ है, तो इसको भी हम सॉलिड मान रहे हैं सर। ये यहाँ से ये टीएफ, ये वाला, हाँ ये जो पूरा हाँ यहाँ पर ये पूरा सॉलिड ही है, सारा सॉलिड ही है। तो सर सॉलिड में हम जैसे ऐड कर रहे हैं कोई भी सॉल्वेंट, तो तब ना सर जाके वहाँ लिक्विड सॉलिड बन रहा है सर ऊपर में। देखो पहले इसको एक बार समझो, उसके बाद पूछना। तो देखो अभी जो हम लोग का है ना, हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट लेकर के चल रहे हैं। हम लोग फ्रीज होने का कंडीशन जो पर है उसमें ये पर है कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जम गया, है ना। और ये जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिसपे हमारा सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री मान करके चलो कि ये 0 डिग्री है। अब उसके बाद तुम क्या हुआ कि तुम उसमें मिला दिया चीनी या फिर नमक मिला दिया। चीनी और नमक मिला दिया ना, तो इसका जो प्रेशर था वेपर प्रेशर वो तो डिक्रीज करेगा। ये सॉल्वेंट से कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जैसे ही कन्वर्ट हुआ ना, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा है सॉल्वेंट, मतलब जो तुम्हारा सॉलिड था ना उसके वेपर प्रेशर के साथ ही मैच ही नहीं कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर डाउन करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर घटते घटते एक बार फिर ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना जहाँ फिर से सॉलिड का और इस सॉल्यूशन का दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। हम लोग को वेपर प्रेशर सेम करना है। वेपर प्रेशर सेम करने के लिए हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिए, ठीक है। पहले हमारा प्योर स्टेट में, यहाँ पर प्योर स्टेट में बर्फ है, ठीक है। रुक जाओ, ये स्नो है और ये तुम्हारा वाटर है मान लो, है ना। अब यहाँ पर स्नो और वाटर का वेपर प्रेशर मैच कर गया तो तुम्हारा बोला जाएगा कि इस टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर है ना वो बर्फ बन गया है ना। अब हम लोग उसमें चीनी डाल दिए, चीनी डालें तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तब ये सॉलिड नहीं रहा। अब फिर से डिफाइन करने के लिए फिर से जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा तब वो बर्फ बनेगा, जैसा कि डिफिनीशन है। तो हम लोग क्या किया कि टेम्परेचर को डाउन करना शुरू किए, डाउन किए तो इसका जो वेपर प्रेशर है ना वो भी डाउन होना शुरू हो गया। डाउन होते होते एक पॉइंट फिर से आ गया, सॉलिड का वेपर प्रेशर और इस सॉल्यूशन का सेम हो गया तो फिर से बन गया बर्फ। अगर ये 0 था तो ये -4 फिर यहाँ पर लिखो। जैसे यहाँ से हम ऐसे देख रहे हैं, हाँ हाँ, टेम्परेचर पहले -4 हुआ, हाँ पहले -4 हुआ, यहाँ पर जाओगे तो और -8 मिलेगा। -8 पे तो ऑब्वियसली ये सॉलिड रहेगा ही। हाँ इधर हाईयर है, इधर लोअर है टेम्परेचर, यहाँ पर -12 मिलेगा। इधर सारा बर्फ है ना, इधर सब लो टेम्परेचर। हाँ ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम लोग क्या पढ़े थे, हमारा 2 तरह का, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना, इस तरह से एक पॉट होता है, एक तरफ हम लोग सॉल्वेंट रखते हैं और एक तरफ सॉल्यूशन रखते हैं। सॉल्यूशन में तुम यहाँ पर मान लो कि समुद्री जल पानी रख दिया समुद्र का, अब इसमें 2 तरह के पार्टिकल होंगे, एक वाटर वाला पार्टिकल, एक नमक वाला पार्टिकल, और यहाँ पर प्योर वाटर रख दिया। इसमें क्या होता है ना कि अगर दोनों की इस तरह से ढक दो ना, या फिर मत ऐसे ही खुला अगर छोड़ दो तो हमारा जो सॉल्वेंट होता है ना, यहाँ से यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट यहाँ से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना शुरू कर देता है और सारा जो पानी है ना इधर अपने आप खींचने लगेगा। हाँ सी वाटर में खींचने लगेगा, सॉल्यूशन में ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको ढक करके रख दो ना तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इसको तो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये जो वाटर मोलिक्यूल इधर जा रहा है ना सी वाटर में, मतलब सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ पर अगर तुम रख दो तो इस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है। और अगर तुम यहाँ पर ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर देते हो और एक्स्ट्रा प्रेशर दे करके इसको मजबूर करते हो कि इसका जो पानी है इधर आए, ठीक है, जो कि समुद्री जल से नमक निकालने के लिए किया जाता है, इसको हमको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और इस प्रेशर को रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 चीजें हम लोग को इसमें देखना है, ठीक है ना। देख लो एक बार डेफिनेशन क्या है। व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर केप्ट, हम प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर रखे, प्योर और ए सॉल्यूशन रख दिए और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिए, मतलब चाय छन्नी टाइप का, ये बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है। चाय छन्नी तो बहुत बड़ा बड़ा होल हो गया है इसमें, ये काफी पतला पतला होल। हाँ, दोनों को सेपरेट करने के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा, सॉलिड पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो पास नहीं होगा। बिटवीन देन द सॉल्वेंट पार्टिकल, है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है मतलब प्योर वाटर पास थ्रू द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से होकर के पास करेगा फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। कहाँ से? सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ। इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? इज ए मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली अ स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू एंड ब्लॉक द लार्जर मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा? नमक, पानी में से नमक को ब्लॉक कर देगा और पानी को सिर्फ पास होने देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बताया ना, जो इस पर प्रेशर लग रहा है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए ऊपर से जो प्रेशर हम लोग को लगाना पड़ेगा, या इसका रिवर्स बोलो तो ये लिक्विड जो इस पर प्रेशर लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो तीनों चीज समझ में आ गए। यहाँ पर वो फिगर दिखाया है, इसमें क्या लिया गया है? इसमें सॉल्यूशन है ना, एक चीनी वाला हो गया बड़ा और छोटा वाला पानी हो गया। इधर छोटा वाला सब पानी है, पानी इधर से चीनी में आ रहा है ना, इधर से इधर मूव कर रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश किया गया है कि ये जो होगा ना प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कितना होगा। अब यहाँ पर देखो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया, यहाँ पर तुम्हारा सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब यहाँ से अगर सॉल्यूशन एक्स्ट्रा, यहाँ से पानी अगर मूव करना शुरू कर देगा इस तरफ, इस पर प्रेशर लगेगा नहीं, इधर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी है ही नहीं, यहाँ तो हम कुछ डाले ही नहीं है, ये पानी अपने आप इधर जा रहा है। इसमें प्रेशर, जैसे मान लो कि तुम यहाँ पर एक पॉट लगा करके इसको ढक दिया, ठीक है ना, इसमें प्रेशर किस चीज का है? तो अपने आप खाली होता रहेगा, इसमें तो अपने आप पानी उधर खींच रहा है, वो बिना कोई प्रेशर ही खींच रहा है वो पानी। बिना प्रेशर के यहाँ पर पानी खींच रहा है तो इस पर अपने आप प्रेशर, ये अपने आप ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। फिर ऊपर से दबाओगे तो फिर वो वही रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हाँ, फिर इधर आएगा तो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर फिर उसको बोलेंगे। लेकिन अभी हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि ये जो प्रेशर दे रहा है ना इसको, वो प्रेशर कितना दे रहा है, ठीक है। हम वो जानने के लिए क्या किए कि यहाँ से दोनों को जोड़ दिए, इधर हमारा है सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है, जोड़ के रख दिए तो पानी यहाँ से मूव करने लगा तो इसको हम दबा करके देख रहे हैं कितना मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है। जो फोर्स लगा ना उसको हम लोग नाप लिए, नाप लेने से वो कितना आ गया? वो आया CRT के बराबर, ठीक है। R तुम्हारा कांस्टेंट है, T टेम्परेचर हो गया, और C हो जाएगा तुम्हारा क्या? मोलारिटी। T टेम्परेचर है, CRT, M मोलारिटी, यहाँ पर C से हम रिप्रेजेंट किए, दिखाए हैं, ठीक है। तो है वही चीज है। मोलारिटी का फार्मूला क्या था? N/V, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वही था ना मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल जितना ज्यादा रहेगा ना, जितना ज्यादा तुम चीनी डालोगे ना, उतना ज्यादा वो खींचेगा अपने तरफ पानी को, समझ में आएगा। टेम्परेचर वही डिपेंड करेगा, R पर डिपेंड करेगा, और एक सबसे ज्यादा C पर डिपेंड करेगा। C को तुम चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो N2/V से। R तो कांस्टेंट है, इसको N2/V से रिप्लेस कर सकते हैं। और N2 अगर निकालना पड़ा तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? M2/W2 ना, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और ये टोटल वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए तुम W2/M2 लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हैं ना। और यहाँ से अगर M2 निकालना चाहोगे तो फिर इस तरह से। हाँ, मेनली हम लोग को ये CRT याद रखना है, बाकी तो स्टार्टिंग में जो पढ़े ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालने के लिए देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए दे देगा तुमको, यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल ना दे करके वेट देगा। 100 ग्राम चीनी डाले हैं, 50 ग्राम चीनी डाले हैं, तो जो चीज जितना डाला है उसका नंबर ऑफ मोल तुमको निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए
हाँ उसके बाद बस R और T तो गिवन रहेगा, पुट कर देंगे हम। हाँ R तो मतलब 8 पॉइंट कुछ होता है तो वो तो रहेगा ही, तुमको पता। T तुम्हारा गिवन रहेगा, कितना टेम्परेचर, हाँ किस टेम्परेचर पर निकालने के लिए दे रहा है वो गिवन रहेगा। R तो फिक्स होता है 8.3 कुछ होता है ना वैल्यू उसका। 3 पॉइंट कितना था 1, R का वैल्यू लिखा हुआ था तो ऊपर 3.1 कुछ होता है, 8.31। वही सेम इसमें भी लगेगा। हाँ वही यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक है ना, 3 चीज है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, दोनों तरफ से अगर 2 सॉल्यूशन है, दोनों का अगर प्रेशर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक, सिंपल है। उसके बाद हाइपोटेनिक, द सॉल्यूशन विथ लोअर कंसंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। हम लोग पढ़े क्या कि हमारा जो सी का वैल्यू होता है, वो कितना, पाई का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के, नंबर ऑफ मोल के, है ना, मोलरिटी था ना, NV था। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रहेगा ना उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक में चीनी कम डाला हुआ है, एक में चीनी ज्यादा डाला हुआ है, तो जो तुम्हारा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना उसका तुम्हारा प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में जिसका ज्यादा कंसंट्रेशन है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कम कंसंट्रेशन है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। तुम्हारा यहाँ पर है, अगर मान लो एक में 100 ग्राम चीनी डाला हुआ है, एक में 10 ग्राम डाला हुआ है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसका नाम क्या देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसका नाम देंगे हाइपोटोनिक, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है ना। दोनों सॉल्यूशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन वाला है, ये हायर कंसंट्रेशन वाला, हायर वाला हाइपरटोनिक, लोअर वाला हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक जब दोनों में इक्वल 100 ग्राम डाला हुआ रहेगा। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस भी स्टार्टिंग में बताया गया, जैसे नमक निकालना है, हाँ समुद्री जल से अगर नमक निकालना है तो हम लोग को उल्टा प्रेशर लगाना पड़ेगा, रिवर्स साइड में एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर सी वाटर है ना, और यहाँ पर सिंपल वाटर है। नॉर्मल केस में क्या होगा कि पानी इधर से इधर मूव करेगा, है ना, लेकिन हम लोग को तो नमक निकालना है, तो नमक निकालना है तो हम लोग को चाहिए कि इसमें से पानी इधर मूव करे। नमक तो पास होने का कोई चांस ही नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बड़ा पार्टिकल को पास होने नहीं देता है। तो यहाँ से जब भी पास होगा तो पानी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऊपर से एक प्रेशर लगा देंगे, जिसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना नीचे से प्रेशर लग रहा था ना उससे ज्यादा हम ऊपर से लगा दिए। अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है ना सॉल्यूशन से प्योर में मूव करना शुरू कर देगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शो करके। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन कहाँ पर हो जाएगा, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, when pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water, sea water में से क्या होगा, प्योर वाटर निकल जाएगा और तुम्हारा सिर्फ नमक बच जाएगा। तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन हो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। उसके बाद है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है ना, ये एक तो लास्ट है हम लोग का एक टॉपिक। इसमें हम क्या बताए थे कि कभी कभी होता क्या है ना कि हम लोग तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट करते हैं कि इतना होना चाहिए, उतना एक्चुअली में होता नहीं है। वेपर प्रेशर या तो उससे ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या बताए थे, हाँ एग्जैक्ट नहीं आएगा, सॉल्व करने से नहीं आएगा, पर हम लोग को तो एग्जैक्ट लाना है ना, तो उसके लिए हम लोग एक नया तरीका ढूंढे। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर NaCl था, NaCl हम लोग डालते थे और इसका 1 मोल डालते थे ना, हम लोग सारा कैलकुलेशन इसको 1 मोल समझ कर रहे थे कि 1 मोल डाले है ना तो पानी के बगल में 1 मोल आ जाएगा और उसके अनुसार इसका वेपर प्रेशर जो है ना वो डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, पानी में जाकर के ब्रेक हो गया Na प्लस और Cl माइनस में, मतलब 1 मोल Na बन गया और 1 मोल Ca बन गया, मतलब जितना हम लोग सोचे थे ना उससे डबल A बन गया।
ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर हम लोग जितना कैलकुलेट करते हैं ना एक्चुअल में उससे ज़्यादा कम हुआ रहता है। वो एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकाल करके देखे हैं, तो इसको ठीक करना है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करके भी सही सही निकाल सके। पहले एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है, यही एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है। हम लोग 1 मोल समझ रहे हैं पर एक्चुअल में है ये 2 मोल। When the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative property comes out to be different, स्टडी करने से जो हमारा आ रहा है ना नंबर ऑफ पार्टिकल वो डिफरेंट आ रहा है देन द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हम लोग थ्योरेटिकली सोच करके रखते थे उससे डिफरेंट आ रहा है। कभी कम भी आता है, कभी ज़्यादा भी आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 2 मोलिकुल डाले और अंदर में जाकर के वो ज्वाइंट होकर के 1 मोलिकुल बन गया, CH3OH, CH3COOH। ये क्या करता है, इसका 2 मोलिकुल डालो ना तो ये अब इसका दूसरा का जो मोलिकुल होगा यहाँ पर OH जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। डाले थे हम लोग CH3COOH 2 ठो, ठीक है 2 ठो हम लोग डाले और यहाँ पर जाकर के देखो ये ज्वाइंट हो गया, 1 बन गया। तो ये भी एबनॉर्मल है, 2 से 1 हो रहा है तो भी एबनॉर्मल है, 1 से 2 हो रहा है तो भी वो एबनॉर्मल ही है। तो एबनॉर्मल मास कितने कैसे कैसे हो सकता है, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। एसोसिएट मतलब जुड़ जाना है। यहाँ पर क्या हुआ, 2 ठो हम लोग डाले थे और दोनों जुड़ करके 1 बन गया। तो एक एसोसिएशन के फलस्वरूप होता है और दूसरा होता है डिसोसिएशन के फलस्वरूप। डिसोसिएशन में हम लोग 1 डाले, यहाँ जाकर के 2 हो गया। तो हम लोग करना हम लोग को क्या होगा, सिंपल समझ में आ रहा है कि अच्छा ये 2 हो रहा है ना, तो हम लोग पहले ही पता कर लेंगे डाल क्या रहे हैं। अगर NaCl डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो हम लोग कैलकुलेशन में 1-1 मोल जहां जहां पर रखे थे ना वहां पर 2-2 मोल रख देंगे तो हम लोग का आंसर सही आएगा। तो बस वही सुधार लेना है कैलकुलेशन करते समय। यहाँ पर देखो आगे हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर वही बोलाता है 2 या फिर और जैसे 2 हो गया था ना 1 मोल से, वही वांट ऑफ फैक्टर है। एक क्या है, टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितना एसोसिएट हुआ है या फिर कितना डिसोसिएट हुआ है उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। इसमें हम लोग करते क्या है, ऊपर में नॉर्मल मोलर मास रखते हैं और नीचे में एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे NaCl के केस में ऊपर में 1, ऊपर में कितना नॉर्मल मोलर मास 2 हो गया, एबनॉर्मल में हो जाएगा जितना वो ब्रेक किया। जैसे मान लो कि 1 हम लोग डाल रहे हैं अब ब्रेक होकर के 2 बन गया तो वही I का वैल्यू 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, या फिर डिसोसिएशन। टूटने या जुड़ने के बाद जो बनता है उसको ऊपर रखना है। टूटने या जुड़ने के बाद जो बनता है ना उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। I में हम लोग रखना क्या है, जितना टूटा है या जितना जुड़ा है वो ऊपर और ओरिजिनल नीचे। जैसे NaCl के केस में 2 ऊपर 1 नीचे, और CH3COOH के केस में ऊपर कितना, नीचे में 2 और ऊपर 1 ना, क्योंकि 2 को मिल करके 1 हो गया था। हाँ, ऊपर में जितना हुआ है ना एक्चुअली में वो रखते हैं और नीचे ओरिजिनल वाला उसका रखते हैं, कितना हम लोग डाले थे, जितना डाले वो, हाँ जितना डाले थे वो उसका रखते हैं। अब देखो ये जब हम लोग को पता I का वैल्यू जब पता चल गया तब इस I को हम लोग ओरिजिनल फार्मूला में जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, I का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे वो दिखाया है। हम तो ऐसे बता दिए कि अगर 1 से 2 हुआ तो, जैसे मान लो कि हम लोग पहले एसोसिएशन का बता रहा है ना, पहले डिसोसिएशन का समझ लो तब एसोसिएशन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिसोसिएशन में हम लोग यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल NaCl का। यहाँ पर हम लोग ले लिए NaCl। NaCl ब्रेक होने के बाद बना Na प्लस और प्लस Cl माइनस। अब तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 1 था तो ब्रेक होकर के वो 2 हो गया, पर कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 1 डाले हैं, अभी ये 0 0 है, ठीक है, 1 डाले हैं, जब डाल दिए तो डालने की कुछ देर बाद ये हो गया 1 माइनस अल्फा। इसका मान लो कि अल्फा एटम जो है ना वो ब्रेक हो गया, तो अल्फा एटम ये अल्फा और अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल तुम्हारा कितना हो गया, इधर इस तरफ 2 अल्फा और ए, फाइनल जो तुम्हारा बना ना 1 माइनस अल्फा और प्लस ए वाला। अभी इतना पार्टिकल हो गया उस पानी के अंदर, हाँ 2 अल्फा डायरेक्ट करेंगे। 1 माइनस कितना हो रहा है, 1 माइनस अल्फा ओवरऑल हो रहा है ना,
प्लस 2 अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा हो रहा है, प्लस 1 प्लस अल्फा। और ये तो ऊपर में तुम रखोगे, हम लोग क्या पढ़े कि फाइनल जितना बन रहा है उसको ऊपर में रखना है, और जो इनिशियल हम लोग डाले थे वो नीचे में रखेंगे, तो हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा। नीचे से -1 -1 कहाँ, नीचे तो हम लोग इनिशियल जितना डाले थे वो वाला ना, इनिशियल का एटम ए वाला है 1 प्लस 0 प्लस 0, और बाद का क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये वाला तो बाद वाला बटा इनिशियल वाला। अगर मान लो कि ऐसे ऐसे n पार्टिकल में ब्रेक होता, n पार्टिकल में ब्रेक होता तो 1 प्लस 1 माइनस अल्फा और प्लस n अल्फा होता इधर बाई 1, तो फिर i का वैल्यू कितना हो जाता, इतना, है ना। इसीलिए यहाँ पर फाइनल पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा लिखा हुआ है, वही आ रहा है ना, यही i का वैल्यू होगा, क्योंकि नीचे तो इनिशियल 1 ही हर हालत में रहेगा। हाँ, तो ये हमारा i आ गया उस केस में जब डिसोसिएट करता है तब। अब एसोसिएट वाला में क्या होगा उसको समझो। एसोसिएट में हम लोग का क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर हम लोग ले रहे थे CH3COOH, ठीक है, और इधर बन जा रहा था 2CH3COOH, इसको 2 ले लो, ये 2 मिलकर के इधर 1 बना रहा था ना, जब 2 पार्टिकल डाल रहे थे ना, तो यहाँ पर 1 बन जा रहा था, या फिर 1 लेंगे तो ये वाला हाफ बनेगा ना, अगर 1 लेंगे तो ये हाफ बनेगा। हाँ बैठो, बैठ जाओ। क्या अगर 2 लेके चलते तब भी तो सब 1 ही बनेगा, 2 लेके चलेंगे तो 1 बनेगा, 1 लेके जाएंगे तो फिर उस हिसाब से हाफ हो जाना चाहिए, ये 1 तो 0, फिर 1 माइनस अल्फा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, है ना, ये वाला अल्फा अगर डिकम्पोज हुआ है ना तो ये अल्फा बाई 2 बन जाएगा। अगर n का पार्टिकल रहेगा तो 1 माइनस n अल्फा, अरे n अल्फा बाई 2, ठीक है। तो टोटल पार्टिकल बाद में कितना हो जा रहा है 1 माइनस n अल्फा और प्लस n अल्फा बाई 2 ना, तो सब देखो तो घटा दो ना, ये आ जाएगा 1 माइनस n अल्फा बाई 2। और सॉरी यहाँ n नहीं होगा ना, नहीं n नहीं होगा, अगर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा बाई 2, ठीक है, लेकिन अगर n पार्ट, ये मान लो कि यहाँ पर ये 2 का 1 बन रहा है ना, 2 का 1 बन रहा, 1 का हाफ बना, तो हाँ 1 का हाफ बना है, तो n का n बाई 2 बनेगा, तो इधर थोड़ी लिखेंगे n, इधर हाफ थोड़ी लिखे थे, इधर 1 था तो अल्फा बाई 2, यहाँ पर 1 है तो n पार्टिकल डिसोसिएट हो गया, n के जगह पर वहां पर 1 रखो तो अल्फा बाई 2 आ रहा है ना, 2 रखोगे तो अल्फा आएगा, ऐसे ही ना, तो सिर्फ n इधर रखेंगे, है ना, तो ये वाला नहीं रखो, फिर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस, देखो तो ये है i का वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाई 2, है ना। वो तो इनिशियल वाला बोल रहा है कि n फाइनल बटा n इनिशियल, n इनिशियल तो 1 है, ये लिखा है n फाइनल बटा n इनिशियल, n फाइनल तुम्हारा ये हुआ, n इनिशियल कितना है 1, तो फिर ठीक है ना, i का वैल्यू निकालना आ गया। अब इस i का हम लोग यूज कर लेंगे मेन कैलकुलेशन में। यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मूला था ना ओरिजिनल वाला, रिलेटिव जो प्रेशर में डिक्रीमेंट आया था वो N2/N1 था, हम बस यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 की जगह 2 हुआ है ना तो वेपर प्रेशर अपने आप ही 2 गुना डिक्रीज कर जाएगा, है ना। NaCl में जब 1 लिख रहे थे, एक की जगह 2 लिख देंगे ना तो अपने आप ये 2 गुना कम हो जाएगा। सब में जितना कुछ कैलकुलेट करोगे ना, डेल टीवी डेल एफ सब में आई एक हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दिया करेंगे। m तो पहले से था ही फार्मूला में, बस यहाँ पर हम लोग को डबल हुआ है कि आधा हुआ है पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हुआ कि आधा हुआ, वो यहाँ पर एक तो मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये खत्म हो गया। ये सब अब नहीं है तुम लोग का, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है।